तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो अब जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स सब जो हैं उनके लिए एग्ज़ाम का टाइम अब ज़्यादा नहीं रह गया है, उनके लिए टाइम लगभग 1 महीना है। इसीलिए अच्छी तरह से वीडियो को देखना, अच्छी तरह से समझना। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये हिस्ट्री का जो सेकेंड सेमेस्टर में मेजर लिए हैं हिस्ट्री को, और जिसका माइनर है उनके लिए भी है ये। तो अच्छी तरह से स्क्रीन में ही देखिए, हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है संगम काल के बारे में। तो ये संगम काल क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। संगम काल क्या है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है, संगम काल के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए 3 मार्क में आ सकता है, 5 मार्क में आ सकता है, या तो संगम काल की विशेषताएं आएगा। तो विशेषता आएगा तो हम लोग इसी को नहीं लिखेंगे, और भी है इसके बाद में हम लोग सीखेंगे। लेकिन संगम काल क्या है इसको पहले हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। तो मैं बोर्ड में ही लिख दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख दीजिएगा। संगम काल एक्चुअली ये ना दक्षिण भारत में विकसित हुआ एक कालखंड है। इसका विकास हुआ था, कालखंड का विकास हुआ था 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में विकास हुआ। इसकी समाप्ति हुई थी 4ठी शताब्दी तक ये था। अच्छा, ये दोनों में याद रखिएगा, ये 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई थी और ये 4ठी शताब्दी तक इसका रहा। मैंने लगभग आप लोग का 3री और इधर 4ठी 700 साल लगभग रहा इस काल का कालखंड संगम काल, ठीक है। और ये जो है इसकी स्थिति अगर देखा जाए तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। और इसका नामकरण इसलिए पड़ा, संगम काल क्यों पड़ा, तो इस काल में संगम साहित्य का विकास हुआ था। संगम साहित्य जिसमें तमिल कवियों का एक संगम होते थे वहां पर दक्षिण भारत में। तो संगम का मतलब होता है सम्मेलन, माने तमिल जितने भी कवि एक जगह इकट्ठा होते थे, इसीलिए वहां पर जो भी साहित्य का निर्माण हुआ उन कवियों को मिलने से तो इनको कहा गया संगम साहित्य। यह मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा जाता था, तो इसीलिए इस काल का नामकरण पड़ा संगम साहित्य। माने यहाँ पर अकेले कोई कवि नहीं बल्कि कई कवियों का सम्मेलन होता था। और इसमें राजवंश, माने किस राजवंश से संबंधित है संगम काल बोलने से, चेर, चोल और पांड्या, ये दक्षिण भारत का मुख्य राजवंश था उस समय का। चेर, चोल और पांड्या, इनके द्वारा ये माना जाता है कि कुल 3 बार संगम हुआ। तो पहला संगम हुआ था मदुराई में, इसका लेकिन ठोस साबुत नहीं मिला, इसीलिए इसको पौराणिक कथा के रूप में ही जाना जाता है, इसको पौराणिक माना जाता है। दूसरा जो संगम हुआ था, संगम में सम्मेलन हुआ था कवियों का, वो हुआ था कपटपुरम में। तो कपटपुरम में जो संगम हुआ उसमें एक साहित्य का विकास हुआ, उस साहित्य का, उस किताब का नाम था तोल कप्पियम, ये एक साहित्य का विकास हुआ था। तीसरा फिर से जो संगम हुआ फिर मदुराई में हुआ, तो ये सबसे मेन था, इसी के नाम से संगम काल का नाम एक्चुअली बाद में पड़ा। मदुराई में 2 बार हुआ। तो इसमें जो साहित्य का विकास हुआ, कई साहित्य का विकास हुआ, उसमें से मैं एक लिखा हूं, जैसे यहाँ पर लिखा होगा देखिएगा, शिल्पादिकरम, ये एक महाकाव्य था संगम काल का। तो अब ये तो मैं पॉइंट दे दिया हूं, इसके बारे में आप लोग अगर मान लीजिए पॉइंट बनाना एक नोट लिखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, संगम काल दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण काल था। इस कालखंड की समय सीमा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक थी, ठीक है। या काल माने संगम काल का क्षेत्र था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी भाग, इस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। इसका नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल में तमिल कवियों का एक सम्मेलन हुआ था, 3 बार सम्मेलन हुआ, तो एक साथ में मिलने के कारण इसका नाम पड़ा संगम। तो इसमें जो साहित्य हुआ तो संगम साहित्य के द्वारा ही इसका नाम पड़ गया संगम काल। तो इससे संबंधित जो राजवंश थे वो तो चेर, चोल, पांड्या, इनके द्वारा ही संगम काल की शुरुआत हुई थी। ये संगम काल के साम्राज्य थे। और दक्षिण भारत में 3 बार संगम हो चुका था, एक मदुराई, दूसरा
कपटपुरम, तीसरा मदुराई, दोपहर मदुराई में, लेकिन इसका ठोस सबूत नहीं मिलता है। तो ये आप लोग का शॉर्ट नोट में इसको लिख सकते हैं। तो संगम काल का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे इसी से, अगर बड़ा क्वेश्चन आए 10 मिनट में तो क्या क्या लिखेंगे, तो उसका पॉइंट को पहले सुनिए। अगर मान लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम में अगर आ गया संगम काल की राजनीतिक दशा या राजनीतिक जीवन कैसी थी, तो ये 5 मार्क में आएगा। तो इसमें जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ, आप लोग इसी से चर्चा कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर संगम काल की राजनीतिक दशा आएगा तो याद रखिएगा संगम काल को जो राजवंश थे, साम्राज्य थे, वो थे राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, माने जो शासक है, जो राजा है, उनका बेटा ही राजा बनता था। इसमें ये जनतंत्र नहीं था कि जनता चुन के राजा बनाया। तो आप लोग तो कॉलेज के स्टूडेंट है, तो राजतंत्रात्मक तो समझ में आ ही गया होगा। तो और वहाँ के जो राज्य थे ना, जो राज्य होता था, उनको मंडल कहा जाता था। और वहाँ राजा की उपाधि में राजा को मन्नम या वंदन के नाम से जाना जाता था। मन्नम या वंदन, ये राजा की उपाधि थी। और याद रखिएगा सबसे बड़ी विशेषता वहाँ राजनीतिक जीवन की यह है कि वहाँ पर देवी सिद्धांत पर लोग आस्था रखते थे, यानी कि वहाँ पर राजा को ईश्वर के समान माना जाता था। वे लोग मानते थे कि राजा को ईश्वर ने ही बनाया है, इसीलिए राजा के हर एक बातों का लोग, हर एक नियमों का पालन वो लोग करते थे। राजा को ईश्वर का पुत्र मानते थे। तो देवी सिद्धांत के आधार पर संगम काल में राजा को माना जाता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनापति, वहाँ पर राजा अपने जो भी सेना का गठन करते थे उसके लिए एक सेनापति की नियुक्ति किया जाता था। वहाँ के संगम काल के सेनापतियों को कहा जाता था एनाडी। तो इस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन चल रहा था। और ये भी याद रखिएगा कि राज्य अगर बड़ा होता था तो उसको कई टुकड़ों में बांट देते थे, और उसके प्रत्येक टुकड़ों के लिए एक एक अलग अधिकारी नियुक्त कर देते थे देख रेख के लिए। तो ये हुआ संगम काल की विशेषताओं में से। ये अगर पहला विशेषता अगर लिखिए गया तो ये राजनीतिक जीवन के बारे में लिख सकते हैं, और अलग से राजनीतिक जीवन का आएगा तो इसके वर्णन आप लोग कर दीजिएगा। तो ये खासकर मैं टॉपिकल, मैं इससे पहले बताया हूँ, टॉपिक ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। आप लोग को नोट बना लेना है घर में, ये पॉइंट सबको थोड़ा सा याद रखिएगा, बस उसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिएगा। ये राजनीतिक जीवन है। अगला चलते हैं इसका संगम काल की विशेषता में। अगर मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन में आया तो अब दूसरा पॉइंट में सामाजिक जीवन का भी वर्णन कर सकते हैं इसका। संगम काल का सामाजिक जीवन, दूसरा पॉइंट। इससे पहले आपको राजनीतिक जीवन बताया मैंने, तो ये हुआ संगम काल की दूसरा सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के बारे में अगर पढ़े तो इसको, जैसे वैदिक काल में हम लोग पढ़े हैं, वैदिक काल में 4 वर्ण थे, उसी प्रकार संगम काल में भी समाज को इसको 4 वर्णों में बांटा गया था। इसका जो पहला वर्ण था वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को अंडनार के नाम से जाना जाता था। ये समाज में सबसे ऊंचे वर्ण थे, इसको समाज में सबसे अधिक इज्जत मिलती थी। इनका मुख्य कार्य होता था पूजा पाठ करना। वर्ण व्यवस्था के बारे में इससे पहले वीडियो में बनाया हूँ। ये दूसरा वर्ग था शासक वर्ग, इसको अरसर कहा जाता था। याद रखिएगा संगम काल में शासक वर्ग को ही अरसर कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य था देश में शासन करना, राज्य में शासन करना, राज्य को सुरक्षित करना, इनका मुख्य कार्य। तीसरा था वणिक। वणिक माने जो व्यवसाय वाणिज्य करता था उसको वणिक कहते थे। तो इनमें इनको एक्चुअली संगम काल में वेनिगर के नाम से जाना जाता था। वेनिगर माने जो व्यवसाय करते थे। तो ये तीसरा। और चौथा था वर्ण में किसान। किसान को वेलालर के नाम से जानते थे। तो ये सब याद रखिएगा, ये संगम काल के सामाजिक जीवन के बारे में ये 4 वर्ण थे। और संगम काल के ये वर्ण के अगर छोड़ दे तो इसके में दास प्रथा के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे संगम काल में दास प्रथा विकसित थी, याद रखिएगा। दास प्रथा माने जो युद्ध बंदी होते थे तो उनको दास बना दिया जाता था, और दासों को खरीद बिक्री भी होता था। ये संगम काल में, याद रखिएगा। और यहाँ पर सामाजिक जीवन में आप नारी की स्थिति भी बता सकते हैं। तो नारी की स्थिति आप लोग को, जैसे उत्तर वैदिक काल में, इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार नारियों की दशा थी वैसे ही संगम काल में भी नारी की दशा थी। नारी की दशा उतनी अच्छी नहीं थी। ये लोग को खुलेआम घूमने नहीं दिया जाता था, पर्दा में रखा जाता था। वो लोग घर में रहते थे। घर में कोई भी निर्णय वो उसके पिता लेते थे, माँ निर्णय नहीं लेती थी। महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। और सती प्रथा
प्रचलित थी, याद रखिएगा। सती प्रथा माने जिसके पति का देहांत हो जाता था तो उसके पत्नी को उसी की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा का विकास हो चुका था उस समय। तो ये संगम काल का सामाजिक जीवन हुआ। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, इसका नोट आप लोग तैयार कीजिएगा। आगे का पॉइंट फिर देखते हैं। तो संगम काल की तीसरी विशेषता में आप आर्थिक जीवन का वर्णन कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा, ये तो लगभग पहले के सबके जो भी काल होते थे, चाहे मेहरगढ़ सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता, कोई भी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता में आर्थिक जीवन लगभग एक जैसा ही था सबका। आर्थिक जीवन बने इनकम करने का, आमदनी करने का मुख्य जरिया उन लोग का था कृषि, एक नंबर। लोग खेती बाड़ी करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए। दूसरा था उन लोगों का पशुपालन, लोग अपने आर्थिक आमदनी करने के लिए पशु पालते थे। तीसरा था शिकार करना, लोग शिकार भी करते थे। और चौथा था उद्योग और व्यापार। तो ये चारों पॉइंट आप लोग का पहले से पॉइंट के बारे में जानते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो बोलिएगा, मैं इसका स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसके बारे में लिख लीजिएगा। किस चीज़ की खेती करते थे, जैसे धान, गेहूँ, पशु कौन सा पालते थे, शिकार, उसके बाद उद्योग धंधा। और ये बात याद रखिएगा, संगम काल में दक्षिण भारत के जो भी राजवंश थे वो लोग ना रोम से भी आयात निर्यात करते थे। रोम, विदेशी से भी वो लोग आयात निर्यात होता था। इंटरनेशनल आयात माने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। मुख्य रूप से रोम से वो लोग का आयात निर्यात होता था, याद रखिएगा। ठीक है, ये हुआ इसका आर्थिक क्रियाकलाप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। संगम काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अलग से भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क में आ सकता है। ठीक है, और ये संगम काल की विशेषता में इसको भी आप चौथा पॉइंट में जोड़ सकते हैं। तो संगम काल की आप लोग का जो अगर आया शिक्षा व्यवस्था, तो सबसे ज़्यादा शिक्षा का विकास संगम काल में ही हुआ था। इसीलिए संगम काल को शिक्षा के लिए आप लोग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। माने दक्षिण भारत में स्वर्ण युग शिक्षा के लिए बोलने से संगम काल को माना जाता था, क्योंकि इसमें ना शिक्षा का बहुत अधिक विकास हुआ था। लोग केवल धार्मिक शिक्षा ही ग्रहण नहीं करते थे, इस काल में साहित्यिक शिक्षा और आप लोग को वैज्ञानिक शिक्षा, गणितीय शिक्षा, भूगोलिक शिक्षा, हर एक प्रकार के शिक्षा इस काल में विकसित हुए थे। इसीलिए शिक्षा की दृष्टि से इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको मत भूलिएगा, ये शिक्षा संगम काल में बहुत बड़ी विशेषता। और यहाँ पर याद रखिएगा आपको, जैसे शिक्षा जो होता था ना, जो शिक्षक होते थे माने जो गुरु होते थे शिक्षा देने, उसको कहा जाता था कनकट्टम। ठीक है, और जो शिक्षा ग्रहण करते थे, जो शिष्य होते थे, उसको कहते थे पिल्लई। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा देने वाला को कनकट्टम गुरु और शिष्य को पिल्ले कहा जाता था। और स्टार्टिंग में माने शुरुआत में संगम काल में शिक्षा के लिए कोई स्कूल या कोई जगह नहीं था, बल्कि वो लोग मंदिरों में ही शिक्षा देते थे। मंदिरों में ही गुरु सब शिक्षा देने का कार्य करते थे। धीरे धीरे शिक्षा के लिए अलग अलग गुरुकुल बनाए गए थे। तो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो लोग बच्चे को वहीं पर रख के शिक्षा देते थे। और गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसको घर में आने का मौका दिया जाता था, लेकिन वो लोग को रोज आना जाना नहीं होता था, गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो संगम काल में केवल धार्मिक शिक्षा के विकास नहीं हुआ, बल्कि साहित्यिक शिक्षा, गणितीय शिक्षा, भौगोलिक शिक्षा, हर एक प्रकार का वैज्ञानिक शिक्षा इस प्रकार से विकास हुआ। तो शिक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, याद रखिएगा संगम काल। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, और एक बात याद रखिएगा शिक्षा के लिए आप लोग ये भी याद रखिएगा, इससे पहले जो पॉइंट था शिक्षा, तो शिक्षा में ना गुरु दक्षिणा की व्यवस्था चालू थी। माने लोग गुरुकुल में रहते थे, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करने के अंत में गुरु दक्षिणा दी जाती थी गुरुओं को। तो गुरु दक्षिणा का भी प्रथा लागू था। अच्छा, अंतिम पॉइंट, 5वां पॉइंट जो होगा संगम काल का, ये होगा 5वां धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन आप लोग जानते हो, लोग वैदिक धर्म को ही मानते थे खासकर। उन लोग का जो मुख्य देवता होता था उनको मुरुगन कहा जाता था, और वेलन भी मुख्य देवता को ही कहा जाता था। और ये लोग का मुख्य देवता मुरुगन, जैसे हिंदू धर्म में, बौद्धिक धर्म में तो मुख्य देवता ब्राह्मण कहा जाता था, ब्रह्मा।
तो उसी प्रकार मुरुगन। इसके अलावा ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे वर्षा के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे, सूर्य देव की भी पूजा करते थे, धरती माता की भी पूजा करते थे, वायु की भी पूजा करते थे। तो वैदिक धर्म से लगभग ये एक जैसा ही है। तो धार्मिक जीवन के बारे में भी ऐसा आप लोग पॉइंट बना लीजिएगा। तो 5 पॉइंट में लिखा, ये 5 पॉइंट को लगा के आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर 10 मार्क के लिए आया संगम काल तो ये 5 पॉइंट का एक्सप्लेन कीजिएगा, और अलग से 5 मार्क में आएगा तो शिक्षा वाला आ सकता है, या सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन, इसको अलग से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना जरूर अपने दोस्तों को। और आप लोग को जो चाहिए, तो जो क्वेश्चन चाहिए बोलिएगा तो मैं जरूर उसका वीडियो बना के छोड़ूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।